नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। डीजियाना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सियासत की, नौकरशाही की, जुडिशरी की, खेल जगत की, कला और संगीत के क्षेत्र की कहीं अनकहीं पर। मतलब कहने का मेरा आशय है कहीं अनकहीं से कि ये खबरें तो रहती है लेकिन अखबारों के पन्ने पर उतरित नहीं होती, न्यूज़ चैनल के स्क्रीन्स पर जो है नहीं दिखती हैं और लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहती है। लोगों की जानने में रुचि रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और जो हो रहा है उसके पीछे कौन है और इसका कारण क्या है। तो अलग अलग क्षेत्रों की ये जो खबरें हैं ये जनता के बीच में बहुत चर्चा का विषय रहती है। वो इसके बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में विस्तार से जानने में जनता की रुचि रहती है। इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन्हीं खबरों को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूं। चलिए बात की शुरुआत करते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो कद्दावर नेता और दोनों ही कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं। दोनों के बारे में कहा जाता है कि इन दिनों दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन ये खबरें निराधार हैं, ये अटकलें निराधार हैं। दोनों के बीच में गजब का तालमेल है। दरअसल 2017 और 18 के दौर में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए नए अध्यक्ष की तलाश जारी थी और उस नेतृत्व की तलाश जारी थी जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को लीड कर सके, तब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जमकर कश्मकश चली थी। अंदाज नहीं लगाया जा सकता था कि कौन मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा, किसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, कौन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी चेहरा होगा। और उस मौके पर दिग्विजय सिंह की मदद के चलते कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे और जिस दिन कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उसी दिन यह तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। कमलनाथ 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद से हट गए और इन दिनों विपक्ष के नेता के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में है। काफी दिनों से चर्चा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के संबंध ठीक नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूरियां बनाकर चल रहे हैं। खास तौर पर उस समय से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा था कि मैं अंडर एस्टिमेट कर गया, मैं भरोसा ज्यादा कर गया, मुझे ऐसा लगा था कि दिग्विजय विधायकों को साध लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद से लगातार चर्चाओं का दौर चला कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां हैं, लेकिन ये सारी अटकलें निराधार सी लग रही है। दिग्विजय सिंह इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में गांव-गांव जा रहे हैं, एक एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, पार्टी के उस हर कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें यह जानकारी है कि वह चुनाव में उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। बेशक इसमें कोई संदेह नहीं कि दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के बीच में, चाहे वो बूथ लेवल का वर्कर भी हो, बहुत मजबूत नेटवर्क है और इसका फायदा हमेशा वो कांग्रेस को दिलवाते रहे हैं। तो कमलनाथ वापस सत्ता में आए, इसके लिए दिग्विजय सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उनको इस बात का मलाल है कि जिन कमलनाथ को मध्य प्रदेश में वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में स्थापित करवाने में सफल हुए थे, 15 महीने ही कमलनाथ की सरकार चल पाई, यानी कांग्रेस की सरकार चल पाई, तो दिग्विजय सिंह की पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बने और इसके लिए वह कमलनाथ के सबसे बड़े मददगार की भूमिका में इन दिनों है। आइए अब बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा की। आप और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बेदखल करने और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनवाने में नरोत्तम मिश्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। कहा यह भी जाता है कि नरोत्तम मिश्रा इन दिनों नेक्स्ट टू सीएम की भूमिका में हैं, गृह और जेल विभाग उनके पास है। नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर और चंबल संभाग के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनका एक अलग प्रभाव उस क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन पिछले दिनों हम जो पार्टी में आंतरिक हलचल देख रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर या विष्णुदत्त शर्मा का दौरा रहा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा रहा हो, हमें नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा को वो तवज्जो मिल पा रही है, चाहे पार्टी के स्तर पर चाहे मुख्यमंत्री के स्तर पर, जिसकी अपेक्षा उस क्षेत्र के लोगों को भी है, क्योंकि बड़े कद्दावर नेता हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ब्राह्मण मतों का जो समीकरण है वो किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में बड़ी अहम भूमिका निभाता है।
ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर क्यों नरोत्तम मिश्रा की उपेक्षा हो रही है? हमने अभी देखा कि लगातार ग्वालियर चंबल संभाग के विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे थे, विधानसभा क्षेत्रवार दौरे चल रहे हैं, लेकिन केवल एक ही जगह डबरा में, जो कि उनका गृह नगर है नरोत्तम मिश्रा का, वहां ही नरोत्तम मिश्रा नजर आए, क्योंकि डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पे है। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इमरती देवी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चुनाव जीत जाए, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। तो वहां वो डबरा गृह नगर है नरोत्तम मिश्रा का, तो नरोत्तम मिश्रा वहां जरूर नजर आए। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा कहीं थे नहीं। और कल भांडेर में दूसरी बार केवल एक विधानसभा क्षेत्र तक वो सीमित रहे। तो आखिर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा क्या है नरोत्तम मिश्रा से, आखिर इतनी दूरियां क्यों बनाकर चल रही है पार्टी, ये समझ में किसी को आ नहीं पा रहा है। डबरा और भांडेर में अगर हम नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी की बात करें तो मतलब इसको बहुत सादे शब्दों में कहा जाए तो इनकी भी मजबूरी थी जाना और उनकी भी मजबूरी थी बुलाना, कि यदि नरोत्तम मिश्रा के गृह नगर डबरा में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा आयोजन में नरोत्तम मिश्रा मौजूद नहीं रहते तो उसका क्या संदेश जाता। लेकिन लबो-लुआब यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह तोमर को ज्यादा तवज्जो मिल रही है बजाय नरोत्तम मिश्रा के, और इसका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका नुकसान उपचुनाव में उठाना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में ब्राह्मण मतों का जो समीकरण है वो कई विधानसभा क्षेत्रों के नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। चलिए अब बात करते हैं इंदौर के पूर्व महापौर और एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के सर्वशक्तिमान नेता रहे कृष्ण मुरारी मोघे की। कृष्ण मुरारी मोघे संघ से भाजपा में आए, संघ में भी जब वो थे तो बड़ी अहम भूमिका में थे। भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था और मोघे जी मध्य प्रदेश की 320 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के चयन में निर्णायक भूमिका निभाते थे। उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में आ गए, खरगोन से सांसद बने। खरगोन से सांसद बनने के बाद जब उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया और उपचुनाव में वो पराजित हो गए तो उन्होंने इंदौर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और इंदौर के महापौर रहे। इन दिनों कोरोना काल के दौर में कृष्ण मुरारी मोघे बेहद मुखर रहे और ऐसा लगता है कि यही मुखरता उनके लिए परेशानी का कारण बन गई। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिसका गठन कोरोना के दौर में इंदौर को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करने के लिए कि क्या इंदौर की जरूरतें हैं, क्या इंदौर में आवश्यक है, किन हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में चिन्हित किया जाए। जब थोड़ा दौर सुधरने लगा, जब थोड़ी स्थितियां सुधरने लगी तो लगा कि इंदौर के कुछ बाजार खोले जाने चाहिए, तो उसमें भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अहम भूमिका थी। हालांकि कृष्ण मुरारी मोघे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनका जो कद है उसके मद्देनजर उन्हें कई बार बुलाया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो बिना बुलाए सदस्य न होते हुए भी बुलाए जाने पर जो मोघे की मौजूदगी रहती थी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में वह उनके लिए नुकसानदायक हो गई, क्योंकि कृष्ण मुरारी मोघे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंदौर शहर के कई बाजारों को जरूरत नहीं होने पे भी खुलवाया। यह भी कहा जाता है कि दो चार लोग किसी व्यापारिक समुदाय का प्रतिनिधि बनकर जब वहां चले जाते थे, उनके पास मिलने चले जाते थे और आग्रह करते थे कि हमारा कारोबार ठप है, हमारे सामने रोजी रोटी का संकट है, तो कृष्ण मुरारी मोघे उनके पैरोकार बन जाते थे। और कृष्ण मुरारी मोघे के दबाव के चलते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत सीनियर लीडर हैं, इसलिए उनके दबाव के चलते कई बाजार प्रशासन को खोलना पड़े और उसका नतीजा यह रहा कि इंदौर आज कोरोना संक्रमण के मामले में जिस तेजी से इंदौर में संक्रमण बढ़ रहा है उसके लिए एक मतलब बहुत तेजी से जो बढ़ा, तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णयों पर उंगली उठने लगी और कहा जाने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसी दौर में एक बात और हुई, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर निशांत खरे भी सदस्य हैं। डॉक्टर निशांत खरे राज्य सरकार की जो कोविड सलाहकार समिति है उसके भी सदस्य हैं और कई मौकों पर ऐसा लगा कि डॉक्टर खरे की सलाह के विपरीत मोघे ने निर्णय करवाए और बाहर उसे इस रूप में प्रचारित करवाया कि एक तरह से उन्होंने डॉक्टर निशांत खरे के खिलाफ कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। यह भी बातें प्रचारित की गई कि डॉक्टर खरे को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बाहर कर दिया गया है, संघ ने उन्हें वापस बुला लिया है, लेकिन डॉक्टर खरे तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में बरकरार है। इससे इतर कृष्ण मुरारी मोघे को लेकर यह निर्णय हो गया है कि अब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में उनकी कोई भूमिका
नहीं रहेगी। 15 दिन पहले रामबाग के जो संघ कार्यालय है रामबाग का, वहां एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय हुआ कि शहर खुलवाने के बाद जो स्थितियां बनी है उसके लिए कौन कौन नेता जिम्मेदार है। उसमें से एक नेता जो है वो कृष्ण मुरारी मोघे भी जिम्मेदार पाए गए और अंततः निर्णय हुआ कि अब कृष्ण मुरारी मोघे की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में कोई भूमिका नहीं होगी। हालांकि मोघे जी खुद इन दिनों कोरोना संक्रमित हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो होम क्वारंटाइन है और घर में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अब बात करते हैं जातिगत समीकरणों की कि जातिगत समीकरण किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी समीकरणों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। बात करते हैं मुरैना की। मुरैना जिला, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, इन जिलों में जातिगत समीकरणों की किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में बड़ी अहम भूमिका रहती है। मुरैना की हम बात करते हैं, एक उदाहरण के रूप में हम मुरैना की बात करते हैं। मुरैना जिले की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, मुरैना, जोरा, दिमनी और सुमावली। और मुरैना जिले की राजनीति में गुजर, ब्राह्मण और ठाकुर मतों का समीकरण ऐसा है कि इन्हें साधे बिना किसी भी राजनीतिक दल की नैया पार नहीं लग सकती है, किसी भी राजनीतिक दल को सफलता नहीं मिल सकती है। इसी का नतीजा है कि राजनीतिक समीकरण इस जिले में बिठाने में बहुत दिक्कत जा रही है। दिमनी से पार्टी ने रविंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बना दिया। चलिए अब बात आ रही है कि मुरैना से, जोरा से और सुमावली में एक ठाकुर को टिकट दे दिया है कांग्रेस ने। अब आगे कैसे समीकरण बिठाए जाए, और यही दुविधा भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि जातिगत समीकरणों को किस तरह से साधा जाए कि एक ठाकुर, एक ब्राह्मण और एक गुजर इस क्षेत्र में स्थापित हो जाए, उम्मीदवार के रूप में मौका मिल जाए, ताकि जातिगत समीकरण। तो अंदाज लगाइए आपके, एक और हम बात कर रहे हैं किसी नए दौर की, लेकिन दूसरी ओर अभी भी विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों के सामने जातिगत समीकरणों को साधना एक बहुत ही टेढ़ा काम साबित हो रहा है। आने वाले समय में जब बचे हुए विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार और घोषित हो जाएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप तो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिमनी से कांग्रेस का कैंडिडेट है, मुरैना में उसके पास गुजर है, जोरा में जो उपचुनाव होना है वहां को लेकर दोनों दलों में असमंजस की स्थिति की जोरा से किसे मैदान में लाया जाए, उसको लेकर जोरा का एक विकल्प है दोनों दलों के पास, क्या किया जाए। अब एक एक विधानसभा क्षेत्रों से जातिगत समीकरण में तीनों जातियों के उम्मीदवार स्थापित होने के बाद फिर एक समस्या रहती है कि आखिर चौथा टिकट किसे दिया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ब्राह्मण को टिकट दे दें तो गुजर और ठाकुर नाराज हो जाए, किसी ठाकुर को टिकट दे दें तो गुजर और ब्राह्मण नाराज हो जाए, और किसी ठाकुर को टिकट दे दें तो ब्राह्मण और गुजरों के बीच में जो है एक अलग मैसेज चला जाए। इसलिए मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल मैनेजर्स के लिए एक बड़ा टेढ़ा काम है कि इन बातों को हम कैसे आखिर साधें। हम बात करेंगे फिर राधेश्याम जुलानिया की। हम हमारे 2-3 एपिसोड में राधेश्याम जुलानिया को लेकर बात कर सकें, लेकिन वो एक किरदार ही ऐसे हैं कि जिनके बारे में बात बार बार करना पड़ती है। और इस बार मैं ये कहूँगा कि राधेश्याम जुलानिया के भाग्य में संघर्ष के बाद ही सफलता लिखी है। बहुत ज़बरदस्त अधिकारी हैं मध्य प्रदेश काडर के, जिस भी पद पर रहते हैं उसको एक अलग गौरव और गरिमा राधेश्याम जुलानिया प्रदान करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब वो स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होकर गए थे तो वहाँ भी उन्होंने अपने विभाग में कामकाज का एक ऐसा माहौल बनाया और ऐसे परिणाम दिए कि केंद्र की सरकार को भी लगा कि हाँ एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी है। लेकिन जुलानिया जैसे अधिकारी ने दिल्ली में यह पाया कि मेरे लिए यहाँ काम कम है। खेल और युवक कल्याण विभाग का जो काम था उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य में 16 से 18 घंटे काम करता था और ये काम, इस विभाग का जो काम है ये तो मेरे लिए बहुत छोटा काम है। पर मुझे लगता है कि केंद्र की अपनी एक लिमिटेशन रहती है, कई बातें रहती हैं, वहाँ कई वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर अन्य पदों पर जो अधिकारी रहते हैं उनका भी पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव रहता है। ऐसी स्थिति में राधेश्याम जुलानिया के पास मध्य प्रदेश लौटने से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। यहाँ लौटने के बाद चूंकि वो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस के बैचमेट हैं और उनसे सीनियर हैं, इसलिए उन्हें वल्लभ भवन से इतर पदस्थापना दी जाना थी और अंततः उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो सुधार कार्य शुरू किए गए उसका नतीजा था कि ऐसा लगने लगा था कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है मध्य प्रदेश का, वो देश के सबसे अच्छे माध्यमिक शिक्षा मंडल के रूप में स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर कामकाज का एक अलग वातावरण बनेगा और जुलानिया ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए थे। उनकी कोशिश तो ये थी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया जाए कि क्लासरूम टीचिंग की आवश्यकता न पड़े, या चुनिंदा कक्षाओं के लिए, खासकर कक्षा 9 से 12 के लिए तो क्लासरूम टीचिंग की आवश्यकता न पड़े। लेकिन
इस दौर में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि शमी और राधेश्याम जुलानिया आमने सामने हैं। आमने सामने से मेरा आशय है कि जो निर्णय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राधेश्याम जुलानिया ने लिए थे, उनके क्रियान्वयन पर फिलहाल स्थगन हो गया है। खुद बोर्ड ने उन्हें अभी स्थगित कर दिया है और इस बारे में राज्य सरकार के स्तर से, यानी राज्य सरकार मतलब स्कूल शिक्षा विभाग के स्तर से सब कुछ तय होने के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। इसलिए मैंने सही कहा है कि जुलानिया उन अधिकारियों में हैं जो सफल तो होते हैं। पहले वो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में मेंबर फाइनेंस रहे। उस दौर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का आर्थिक ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ था, लेकिन जुलानिया ने उस ढांचे को भी व्यवस्थित कर दिया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ और आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो 4 अलग अलग कंपनियों के रूप में विभक्त है, कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करवाने में राधेश्याम जुलानिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव रहते हुए उन्होंने सिंचाई सुविधाओं का इतना विस्तार करवाया, नए बांध बनवाए, नई नहरें बनवाई कि लोग कहने लगे कि श्यामाचरण शुक्ला के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद यदि मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का इतना विस्तार हुआ है तो केवल अभी और इसी दौर में हुआ है। बहुत चर्चा, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, फिर उन्हें सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो देश के जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उनमें अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश के जेल महकमे की और जेल महकमे के डीजी संजय चौधरी की। जेल महकमे में इन दिनों काम की रफ्तार बहुत तेज है और उस काम की तेज रफ्तार ने सबको चौंका रखा है। काम की इस तेज रफ्तार को इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है कि संजय चौधरी जो है वो अगले साल के शुरुआत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सामान्यतः होता है कि जब अधिकारी सेवानिवृत्ति के कगार पर रहता है तो वो अपने काम को थोड़ा धीमी गति दे देता है और ऐसा कहा जाता है कि पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स में वो इंटरफियर नहीं करता है और भी कई जो ऐसे मामले रहते हैं आराम की भूमिका में आ जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है। लेकिन संजय चौधरी जो कि जेल के डीजी है मध्य प्रदेश में, उनके जैसे जैसे वो सेवानिवृत्ति के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं उनके काम की गति तेज होती जा रही। वैसे संजय चौधरी जब मध्य प्रदेश के खेल संचालक थे तब भी उन्होंने बहुत तेज गति से काम किया था और उनका ये तेज गति का काम बाद में उनके लिए परेशानी का कारण बन गया। आप समझ रहे हैं ना मेरा आशय क्या है तेज गति के काम से। ऐसा ना हो कि ये तेज गति का काम सेवानिवृत्ति के बाद संजय चौधरी के लिए परेशानी का कारण बन जाए। अब हम बात करेंगे जुडिशरी की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए जजेस की नियुक्ति होना है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से नाम आगे बढ़ा दिए गए हैं। नाम अभी दिल्ली में है, दिल्ली के अलग अलग महकमों में, जिसे खास तौर पे कहा जाए तो विधि विभाग में अलग अलग स्तर पे उनका परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर के अंत में या नवंबर की शुरुआत में मध्य प्रदेश के 6 अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट जज बनने का मौका मिल जाएगा। इसमें इंदौर के मनोज द्विवेदी भी शामिल हैं जो अतिरिक्त महाधिवक्ता तो रहे ही हैं, आरएसएस के भी बहुत प्रिय पात्र हैं। इंदौर के विवेक सरन भी हैं जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल की भूमिका में रहे हैं। तो इंदौर के लिए एक गौरव की बात होगी कि हाईकोर्ट जजों की इंदौर की जो लंबी फहरिस्त है उसमें 2 नाम और जुड़ेंगे। लेकिन इस जो नाम गए इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है शशांक शेखर का। बहुत ही काबिल वकील, कहा जाता है कि उनकी न्याय के क्षेत्र में एक अपनी अलग पकड़ है, बहुत काबिल वकील माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में शशांक शेखर का नाम हाईकोर्ट जज के लिए आगे बढ़ना बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और मुझे लगता है कि शशांक शेखर की जो योग्यता है, जो लीगल फील्ड में उनकी पकड़ है और चूंकि हाईकोर्ट जजेस के जब भी नाम स्टेट से आगे बढ़ते हैं, हाईकोर्ट की जो फुल कोर्ट बेंच रहती है वो नाम आगे बढ़ाती है, तो मेरिट को भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो शशांक शेखर के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ ये हम कहना चाहेंगे। बाकी तो जो निर्णय होना है वो केंद्रीय विधि विभाग सुप्रीम कोर्ट से होते हुए राष्ट्रपति के दस्तखत से ये आदेश जारी होते हैं, इसलिए अभी हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए जो है मनोज द्विवेदी और विवेक सरन यदि हाईकोर्ट के जज बनते हैं तो इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात होगी। हम बात करेंगे अब किस्मत के धनी दशरथ पटेल की। दशरथ पटेल यूँ तो बहुत छोटे कारिंदे हैं और ऐसा कहा जाता है कि परिवहन विभाग में यदि सत्यप्रकाश शर्मा के बाद इन दोनों किसी की तूती बोल रही है तो वो जो है वो व्यक्ति है दशरथ
पटेल। दशरथ पटेल का परिवहन विभाग में बहुत नाम है, आरटीआई है, बहुत छोटे से आरटीआई ने बहुत छोटा सा अधिकारी, लेकिन उनका वजन बहुत इन दिनों बढ़ा हुआ है। पहले नया गांव बैरियर पे वो रहे और सामान्यतः नया गांव और सेंधवा बैरियर पर वजनदार व्यक्ति को ही मौका मिलता है कि परिवहन विभाग में जो व्यक्ति सबसे वजनदार माना जाता है उसे ही परिवहन बैरियर पर मौका मिलता है। तो सेंधवा जैसा बैरियर जिस अधिकारी को मिल जाए, नया गांव जैसा बैरियर मिल जाए और उसके साथ साथ इंदौर में सेंट्रल फ्लाइंग स्क्वाड का एडिशनल चार्ज मिल जाए, तो अधिकारी तो वास्तव में किस्मत वाला माना ही जाएगा। और ये दशरथ पटेल वो हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के एक दिल्ली के बहुत बड़े नेता को शिवराज सिंह चौहान के पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार भी ऐसा लग रहा है कि दशरथ पटेल के जो तार बहुत मजबूत हैं, उन्हें जो मजबूती मिली हुई है, उनका जो वजन परिवहन विभाग में बढ़ा हुआ है, उसका कारण जो है इस बार यह माना जा रहा है कि उन्होंने भोपाल में भी अपने आप को जबरदस्त मजबूत कर लिया है। अब थोड़ा आप ये पता लगाइए, हर बार हर कॉलम में कहीं अनकहीं के हर एपिसोड में मैं आपके लिए एक ऐसा विषय छोड़ता हूं जिसमें मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने तो इसके पीछे बहुत मेहनत कर ली है, आप भी थोड़ा पता लगाइए कि आखिर दशरथ पटेल को भोपाल में मजबूती कहां मिल रही है। हम इस बात को समाप्त करें, इस एपिसोड को समाप्त करें, इसके पहले अंतिम दौर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का नया सहायक परिवहन आयुक्त कौन होगा। पद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस पद के लिए जिस तरह की उठापटक चल रही है उसने इस पद को बड़ा कर दिया है। इस पद पर अभी काबिज थे मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कांतिलाल भूरिया के बेटे एडिशनल एसपी संदीप भूरिया। संदीप की परिवहन विभाग से वापसी हो गई है और संदीप की वापसी के बाद अब इस पद पर राज्य पुलिस सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों की नजर है। इनमें से एक हैं शशिकांत शुक्ला, जो इन दिनों भोपाल में हैं, पुलिस मुख्यालय में एआईजी की भूमिका में। पहले वो ईओडब्ल्यू भोपाल में एसपी भी रहे हैं। शशिकांत शुक्ला जो हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके तार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़े हुए। स्वाभाविक है कि गृह मंत्री जिसकी मदद कर रहा हो उससे सहायक परिवहन आयुक्त जैसे पद की अपेक्षा तो करना ही चाहिए। क्यों उसे अपेक्षा नहीं करना चाहिए जिसे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री मदद करो। लेकिन इस पद के दूसरे दावेदार हैं अलीराजपुर के एडिशनल एसपी बिट्टू सहगल। बिट्टू सहगल विदिशा में लंबे समय तक पदस्थ रहे हैं, मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी स्टाफ में भी पदस्थ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सहायक परिवहन आयुक्त के लिए बिट्टू सहगल का जो दावा है वह भी बहुत मजबूत है। अब देखना है फैसला शशिकांत शुक्ला और बिट्टू सहगल में से किसके बीच से होता है। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि यहां भी मामला मंत्री जी और मामा जी के बीच का है। मंत्री जी मतलब नरोत्तम मिश्रा और मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि बिट्टू सहगल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री सचिवालय में बहुत मजबूत हैं, मुख्यमंत्री निवास पर बहुत मजबूत हैं। इसलिए बिट्टू सहगल भी जो है वो मध्य प्रदेश का सहायक परिवहन आयुक्त बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। तो ये कुछ बातें थी जो मैं कहीं अनकहीं में आपके सामने लेके आया है, सियासत की, नौकरशाही की, जुडिशरी की और अलग अलग विषयों से जुड़ी इन बातों को, अलग अलग सेवाओं के अफसरों से जुड़ी इन बातों को और इनसे जुड़े अंदर के पहलुओं को मैं आपके सामने अपने शो कहीं अनकहीं के माध्यम से लेकर आता हूं। मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि जिस दौर में हम अभी चल रहे हैं, कहीं अनकहीं का एपिसोड तो मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस दौर में अभी हम इस शहर में हैं, इस शहर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है उसमें अपनी सुरक्षा खुद करें, किसी के भरोसे न रहें। इस शहर की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं जिसने जब देखा कि इस शहर में अब राजनेताओं के और नौकरशाहों के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजनेताओं के दबाव में नौकरशाह मनमाने निर्णय ले रहे हैं। शहर को खोलने में, अनलॉक करने में जिस तरह की तेजी दिखाई गई, उसी का नतीजा यह है कि आज इंदौर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगातार 350 का आंकड़ा हम इंदौर में पार कर चुके हैं। इंदौर के हॉस्पिटल्स की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। आईसीयू में जगह नहीं है, बाईपैप मशीनें उपलब्ध नहीं हो रही है, प्राइवेट रूम्स उपलब्ध नहीं है, सेमी प्राइवेट वार्ड्स उपलब्ध नहीं है।
और जिन अस्पतालों में जनरल वार्ड्स उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, वहां भी हालत बहुत खराब है। इंदौर के अच्छे अच्छे डॉक्टर, जिनमें डॉक्टर रवि डोसी जैसे डॉक्टर शामिल हैं, डॉक्टर निशांत खरे जैसे डॉक्टर शामिल हैं, जिनका कोरोना की बीमारी के इलाज के मामले में स्पेशलाइजेशन हो चुका है, वह भी कह रहे हैं कि इस शहर की जनता को कि अब आप खुद सावधान रहिए, अपनी सुरक्षा का आप ध्यान रखिए, किसी के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। इस शहर के व्यापारिक समुदाय को अब लगा है कि हालत खराब है, इसलिए हम किसी के भरोसे न रहें। इस शहर के अधिकांश बाजार शाम को 6 बजे बंद होने लगे हैं। इस शहर के अधिकांश व्यापारिक संगठनों ने निर्णय ले लिया है कि हम शाम 6 बजे के बाद किसी भी हालत में बाजार खुले नहीं रखेंगे। रविवार के लॉकडाउन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने भले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब लॉकडाउन जरूरी नहीं है, लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन इंदौर के जो हालात थे उसको देखते हुए यहाँ के व्यापारिक संगठनों ने, यहाँ की जिम्मेदार जनता ने यह निर्णय लिया है कि बाजार जल्दी बंद करेंगे, संडे को लॉकडाउन रखेंगे और अपनी सुरक्षा का इंतजाम हम खुद करेंगे। कहीं अनकहीं के इस एपिसोड में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।